दोस्तों, मेरा नाम प्रियंवदा शर्मा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक स्वतंत्र पत्रकार भी हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ गंभीर तथ्य रखना चाहती हूँ। मैं आपके सामने वो तमाम ऑडियो, वीडियो, स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि नोएडा में 13 अप्रैल को जो हुआ उसमें सीधे सीधे यूपी पुलिस की संलिप्तता थी। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी पुलिस ने जिन 3 आरोपियों के नाम लिए हैं, उन आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ क्या सबूत है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जिन व्हाट्सएप ग्रुप का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है और इनके ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे, एनएसए जैसे मुकदमे लगाने की बात कर रही है, इनके खिलाफ उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या मिला। जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप की जांच पड़ताल शुरू की तो हमें पता चला कि रुपेश और आदित्य सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। इसके अलावा वो किसी ग्रुप में मौजूद ही नहीं थे और उस ग्रुप में भी रुपेश और मनीषा द्वारा एक भी मैसेज नहीं भेजा गया है, कोई मैसेज नहीं भेजा गया है। आदित्य द्वारा जो मैसेजेस भेजे गए हैं उन मैसेजेस में शांति की अपील है। उन मैसेजेस में मजदूरों से ये अपील की गई है कि वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक, व्यवस्थित और अनुशासित तौर पर चलाएं और पुलिस लगातार जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है, उन्हें उनके मंसूबों में नाकामयाब करें। शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। किसी भी तरीके का हिंसा नहीं करेंगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन हमारा प्रसाद है, हमारी जायज मांगों को पूरा करने में, हमारी जायज मांगों को हमारी मदद करे। यूपी पुलिस क्या इस बात का कोई भी प्रमाण दे सकती है कि इन तीनों आरोपियों के भड़काऊ मैसेजेस उनके पास है, भड़काऊ वीडियो मैसेज उनके पास है जिसमें वो बोल रहे हो, हिंसा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जब हमने ऐसे नंबर्स की जांच पड़ताल शुरू की जो हमें संदिग्ध लगे, जिससे कुछ हिंसक और भड़काऊ मैसेजेस ग्रुप में शेयर किए गए थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नंबर, ऐसे 2 नंबर हमें मिले जो उत्तर प्रदेश पुलिस के महकमे से जुड़े हुए थे। और न जाने ऐसे कितने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। अभी हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनकी जांच पड़ताल होनी बाकी है। तो मैं पहले नंबर के बारे में अगर आपको बताऊं, मैं उसकी ऑडियो और स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाए जाएंगे। वो पहला नंबर जिस पे हमने फोन किया, जिससे ही ग्रुप में ये मैसेज भेजा गया था कि मोदी आ रहा है, रोड जाम करो, उस नंबर पे जब हमने फोन किया तो हमें पता चला कि ये नंबर यूपी पुलिस के एक आला अफसर के ड्राइवर का नंबर है। उस आला अफसर का नाम है विजय गुप्ता और उनके ड्राइवर का नाम है अनिल। हमने क्रॉस चेक करने के लिए भी उस नंबर पे दोबारा फोन किया, दोबारा भी उन्होंने यही बताया, वो अनिल बात कर रहे हैं और यहां तक कि वो हमारी डीसीपी से शाम के 5 बजे के बाद बात भी करवा सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, विनीत से बात हो रही है क्या? आप क्या करते हो? ये दिल्ली मंत्रालय, गृह मंत्रालय जो इंडिया के पास नया बना है अभी। अच्छा, संसद भवन बोल रहे हैं आप? हाँ, वहीं गाड़ी चलाते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किसी मिनिस्टर के लिए? हाँ जी। विनीत को नहीं जानते? आप विनीत को नहीं जानते हैं क्या? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनिल कुमार। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैना सिंह। मेरा नाम तो नैना है। नैना। अच्छा, आप किस कमिश्नर के लिए काम करते हैं, नाम बता सकते हैं? मैं विजय गुप्ता। अच्छा। मोदी आ रहा है।
बाईपास उसका उद्घाटन करने के लिए कल पूरा रोड जाम करना चाहिए। अब आप क्या इसे हिंसक या भड़काऊ मैसेज नहीं कहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक आला अफसर का ड्राइवर मजदूरों के ग्रुप में क्यों था? दूसरा नंबर जो हमें संदिग्ध लगा जब हमने उसकी जांच पड़ताल शुरू की, तो वो नंबर नोएडा के सेक्टर 142 थाने की एसआई बीना का था, जिन्होंने 13 अप्रैल को ऐसे भड़काऊ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर किए थे, जो स्क्रीनशॉट्स भी आपको यहां दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है वो तो यही है कि मजदूरों के ग्रुप में ये पुलिस के लोग क्या कर रहे थे और ऐसे मैसेजेस क्यों डाल रहे थे? हेलो हेलो, हाँ विनीत जी से बात हो सकती है क्या? आप कौन बोल रही हो? मैं नैना बात कर रही हूँ। हाँ, मैम बात करवा दीजिए। लेकिन आपने तो गलत नंबर लगाया है, ये मेरा नंबर है बीना का। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं मैम? नोएडा से बात कर रहे हो? अच्छा मैम, क्या करती हैं आप? सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, पुलिस में हूँ। जिनको पुलिस आज मुख्य आरोपी बनाकर पेश कर रही है, उसमें से रूपेश और मनीषा तो 11 अप्रैल की रात से ही पुलिस की हिरासत में हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो 13 तारीख को इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद होकर हिंसा भड़का रहे थे? आदित्य, जिनकी पुलिस को हम ये कह रहे हैं कि आप पता करें कि उनकी लास्ट लोकेशन कहाँ की है, क्या उन्होंने ऐसी भड़काऊ कोई भी वीडियो भाषण दिया है, तो आप ऐसे सबूत हमारे सामने पेश भी करें। मुझे तो साथियों इस बात का पूरा अंदेशा है कि जैसे ही मजदूरों ने अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की, इस पूरे दौर में जब एलपीजी का संकट बहुत अधिक गहराया हुआ था, लोग 10 से 12 हजार में अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, जिससे परेशान होकर वो अपने एकदम वाजिब हक के लिए सड़कों पे उतरे, तब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर मालिकों का दबाव आया और मालिकों द्वारा यह कहा गया कि किसी भी तरह से यह हड़ताल चलनी नहीं चाहिए। और इसीलिए अपने तमाम तरीकों को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस हड़ताल को तोड़ने की साजिश रची। और इस साजिश में उनके सामने जो सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे, वो बाधा ये मजदूर कार्यकर्ता थे, वो बाधा रूपेश थे, वो बाधा आदित्य थे, वो बाधा मनीषा थी, क्योंकि ये लोग लगातार ही मजदूरों के बीच बात कर रहे थे कि हमें अराजक तत्वों से सावधान रहना होगा, उन्हें अपने आंदोलन से बाहर खदेड़ना होगा, हमें अपनी हड़ताल को बिल्कुल ही पीसफुल और संवैधानिक तरीके से चलाना होगा, तभी सही मायने में हम अपनी मांगों को मनवा पाएंगे। तो क्या ये बात करना गुनाह है? आज क्या शांतिपूर्वक हड़ताल का अधिकार भी हमसे छीन लिया गया है? यह बात क्या कानून के दायरे से बाहर है? दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से 11 अप्रैल की रात को 4 लोगों को हिरासत में लिया, वो बेहद ही चौंकाने वाला था। बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सादी वर्दी में पुलिस वाले आते हैं और उसके बाद जबरन लोगों को अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, जिसमें पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को भी उठाया जाता है, और वो भी रात के 7 बजे। इससे भी आगे देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इन 4 लोगों के वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। नोएडा फेज 2 थाने के बाहर जब इनके परिवार वाले, इनके सगे संबंधी, इनके सहकर्मी वहां मौजूद होकर पुलिस से पूछते हैं कि आप बताइए इनका गुनाह क्या है, इन्हें क्यों उठाया गया है, पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। क्या इनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं था? उसके अगले दिन जैसे ही हमें पता चलता है कि शायद इन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश करें और वहां पे ये हमें कंप्लेंट की कॉपी दें और बताएं कि इनके खिलाफ क्या एफआईआर हुई है, तो वहां पर जमानतदार और वकील पहुंचते हैं। लेकिन वहां भी उत्तर प्रदेश पुलिस के वही लोग जिन्होंने 11 अप्रैल की रात सादी वर्दी में इन्हें उठाया था, वही लोग आते हैं और एक बार फिर मारते पीटते हुए न सिर्फ जमानतदारों को उठाते हैं, बल्कि 3 वकीलों को भी उठाकर ले जाते हैं और शाम के 5 बजे तक
उन्हें एक बहुत ही अनजान लोकेशन पे ले जाके रखा जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और इन सब के बारे में लोगों को कोई सूचना नहीं कि ये पुलिस किस आधार पे कर रही है, उनके खिलाफ क्या एविडेंस है, उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट उनसे क्यों छीना जा रहा है। तीसरी बात जो यूपी पुलिस फैला रही है कि इस पूरे प्रदर्शन को, इस आंदोलन को हिंसक बनाने का काम कुछ बाहरी तत्व कर रहे थे, कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स कर रहे थे, ये भी किसी चुटकुले से कम नहीं है। ये पूरा मसला मजदूरों और मालिकों के बीच का था। उनके बीच सुलह कराने के लिए मजदूर होते, मालिक होते, इनका ही काम था। यूपी पुलिस वहां क्या कर रही थी, वो किस हैसियत से वहां पहुंची थी? और अगर भीतरी और बाहरी का यही मसला है तो फिर तो चंपारण के लिए गांधी जी भी बाहरी थे और इस वक्त बनारस के लिए मोदी जी भी बाहरी हैं, उन्हें भी वहां नहीं होना चाहिए। तो ये भीतरी और बाहरी के मसले का इस्तेमाल कर जो पूरे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, उसकी हकीकत भी वो लोग जानते हैं जो इस वक्त जेलों में बंद है बिना किसी कसूर के। वो तमाम बेगुनाह लोग जानते हैं पुलिस का रवैया क्या रहा है। इसके अलावा पुलिस एक और बेहद ही मजाकिया और हास्यास्पद दावा कर रही है कि इन सभी के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। आपको कल को यह भी पता चलेगा कि मेरे तार भी इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ लिए हैं। रुपेश, आकृति, सृष्टि, मनीषा, इन सभी को आरोपी बताकर 2 ट्विटर हैंडल्स को यूपी पुलिस द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है कि इन ट्विटर हैंडल्स द्वारा हिंसा भड़काने का काम किया गया। क्या पुलिस के पास एक भी सबूत है कि इन ट्विटर हैंडल्स के लिंक आदित्य, रुपेश, आकृति, सृष्टि, मनीषा किसी के साथ भी जुड़े हुए थे? क्या कोई एक सबूत भी पुलिस हमें दिखा सकती है? दोस्तों, यूपी पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल की जा रही है, हमें उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हमें ये पूरा अंदेशा है कि हम अभी तक तो सिर्फ 2 ऐसे नंबर्स की तलाशी कर पाए हैं जो सीधे पुलिस के महकमे से जुड़े हुए थे, और भी न जाने कितने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मौजूद हैं जो संदेह के घेरे में हैं और जिन पे हमें पूरा शक है कि उनके द्वारा हिंसा भड़काने का काम किया गया है। लेकिन इस पूरी जांच पड़ताल के लिए हम यूपी पुलिस को कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानते ही नहीं है, क्योंकि खुद यूपी पुलिस का रवैया जो है वो उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, वो संदेह के घेरे में है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पूरे मामले की एक परत को खोलने के लिए एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन का गठन करे और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग इस पूरी साजिश, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैं। और हमारा पूरा अंदेशा है कि ये महज किसी नोएडा के एक थाने की बात नहीं है, इसमें पुलिस के आला अफसर भी शामिल हैं, क्योंकि कई तथ्य उस ओर पुख्ता तौर पे इशारा करते हैं। दोस्तों, अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कई और बेगुनाह, कई और निर्दोष लोग भी इनकी साजिश का शिकार बनते रहेंगे और सच के लिए, लोगों के हक के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को ऐसे ही चुप कराया जाता रहेगा, उनका दमन किया जाता रहेगा। आपको बता दें कि रुपेश एक ऑटो ड्राइवर है जो लोगों के हकों के लिए बोलते हैं। आदित्य एक पढ़ा लिखा होनहार स्टूडेंट रहा है जिसने इंजीनियरिंग की है, जो समाज में दबे कुचले लोगों के हकों की आवाज को उठाने का काम भी करता था। वहीं मनीषा नोएडा की फैक्ट्री में काम करती थी। आकृति, सृष्टि जैसी स्टूडेंट्स भी हमेशा ही सच के लिए, न्याय के लिए बोलती रही हैं। तो अगर आज हम इस पूरी यूपी पुलिस का यह जो षड्यंत्र सामने आ रहा है, इसके खुलासे के लिए हम सामने नहीं आते हैं, तो कल को हमारी भी बारी आएगी। कल को वो तमाम लोग घेरे में होंगे जो ये बात करेंगे कि उनके घर का राशन नहीं चल पा रहा है, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ पा रही है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका दवा इलाज नहीं हो पा रहा है। हर वो व्यक्ति झूठे मुकदमे, झूठे अपराधों के तहत सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इस तरह के फर्जी मुकदमों
से जो यूपी पुलिस और सरकार ये चाह रही है कि ये सच की आवाज को दबा देगी, तो ये इनका मुगालता है। आज तक न कभी इतिहास में ऐसा हुआ है और न अब होगा कि इन फर्जी मुकदमों से डर के लोग चुप हो जाए। और मैं जो सच जिसको जानती थी वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने की हिम्मत की है। और मैं चाहती हूं कि आप तमाम लोग भी ये हिम्मत करें और इस पूरे षड्यंत्र के खुलासे में के लिए सामने आए। साथियों, मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि इस वीडियो के बाद हो सकता है कि कल को मुझे भी अगवा कर लिया जाए, मेरे ऊपर भी एनएसए जैसी धाराएं लगा दी जाए, या फिर कहीं मेरा इनकाउंटर कर दिया जाए। तो मैं ये साफ करना चाहती हूं, इसके लिए सीधे तौर पर यूपी पुलिस और यूपी सरकार जिम्मेदार होगी।